हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही प्रारंभिक और महत्वपूर्ण राजवंश जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और दोस्तों, इस वंश के बारे में ज़्यादातर बुक्स में कम जानकारी ही मिलती है, जिसके कारण ये विषय जटिल हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, यह वंश दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है गुर्जर। यह शब्द मरुक्षेत्र यानी रेगिस्तानी क्षेत्र, मारवाड़ वाला क्षेत्र, उसका एक स्थान विशेष, एक क्षेत्र विशेष जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, इस वंश के नाम में दूसरा जो शब्द है प्रतिहार दोस्तों एक पद का नाम है। एक पद है जो कि ऐसे लोग जो राजा महाराजा के दरबार में या महल के आगे गेट के ऊपर रक्षक का कार्य करते थे, रक्षक का कार्य करने वाले प्रतिहार कहलाते थे। तो दोस्तों, शाब्दिक अर्थ ये होता है इसका कि ऐसे लोग जो रक्षक का कार्य करते थे, जब उन्होंने गुर्जरात्रा क्षेत्र के ऊपर शासन किया तो वह वंश गुर्जर प्रतिहार कहलाया। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश मुख्य रूप से राजस्थान में 6वीं सदी से लेकर और 10वीं सदी तक मुख्य रूप से शासन में रहा। इनका जो महत्वपूर्ण काल है वो 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक रहा है। इतिहासकारों की बात करें हम, इतिहासकारों के जो विचार हैं इनके बारे में, सबसे पहले देखते हैं श्री गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने गुर्जरात्रा क्षेत्र के ऊपर, मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, गुर्जरात्रा क्षेत्र के ऊपर अपना शासन किया और इनकी जो कुल देवी थी वो जोधपुर की चामुंडा माता। जोधपुर में मंदिर भी है दोस्तों, मेहरानगढ़ के अंदर, जिसके अंदर 2008 के अंदर कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ लोग मरे थे। जोधपुर में चामुंडा माता जो है, चामुंडा देवी, वो इनकी कुल देवी है, ऐसा गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एक विदेशी यात्री ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग आपको पता है चीन का था, चीनी यात्री है ये, और राजा हर्ष के समय में भारत आया था। हर्ष उस समय कन्नौज पर शासन कर रहा था। इस ह्वेनसांग ने जो गुर्जर प्रतिहार वंश जहाँ पे राज कर रहा था उन क्षेत्रों में भी यात्रा की, और मुख्य रूप से इसने भीनमाल जालौर में है, भीनमाल नगर की यात्रा की। और दोस्तों, इस भीनमाल को ह्वेनसांग ने अपनी बुक में पोलो मिलो या दोस्तों कई जगह ये पोलो मोलो भी मिलता है, पोलो मिलो कहा, और इन गुर्जर प्रतिहारों को कूचेलो के नाम से संबोधित किया कि यहां पर पोलो मिलो में कूचेलो का शासन था। ऐसा ह्वेनसांग ने अपनी बुक, इसने किताब लिखी है जिसका नाम है शी-यू-की। अपनी किताब शी-यू-की में ऐसा वर्णन इसने दिया है। अब दोस्तों, भारत के एक प्रमुख इतिहासकार आर.सी. मजूमदार है। उन्होंने इन गुर्जर प्रतिहारों को, जो रघुकुल है, भगवान राम का वंश है,
उसमें जो राम के भाई हुए लक्ष्मण, लक्ष्मण का वंशज बताया है। आरसी मजूमदार ने गुर्जर प्रतिहारों को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। कारण बताते हैं मजूमदार जी कि लक्ष्मण है वो भगवान राम के प्रतिहार थे। इसका मतलब ये भगवान राम के महल के गेट के ऊपर रक्षक का कार्य करते थे, इसलिए ये भगवान राम के प्रतिहार थे और इनके वंशज है। उन्होंने गुर्जरात्रा क्षेत्र के ऊपर अपना शासन किया, ऐसा महोदय मजूमदार जी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं श्री गौरीशंकर ओझा। श्री गौरीशंकर ओझा जी है वो इन गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय वंश का मानते हैं। ये हमें याद रखने अच्छी तरह से, क्षत्रिय वंश का मानते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे एक ये 6वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस प्रमुख राजवंश ने शासन किया। नंबर 2, जैसे गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी कौन सी माता थी, या फिर यह किसने कहा कि ये इनकी कुलदेवी थी, या फिर पोलो मिलो किस नगर का नाम है, किसने कहा। हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों को किस नाम से संबोधित किया, हेनसांग की पुस्तक। इसी प्रकार लक्ष्मण को, गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज किसने बताया, या फिर कौन सा ऐसा इतिहासकार है राजस्थान का जिसने गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला, जो अरबी यात्री थे, अरबी यात्री, अरब देश से आए हुए यात्री थे, उन्होंने गुर्जरों को जुर्ज कहा है। जुर्ज नाम मिलता जुलता है गुर्जरों से। इसी के साथ एक और अरबी यात्री अल मसूदी। दोस्तों, अल मसूदी ने इन गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। अल गुर्जर। इसी के साथ दोस्तों, तो कनिघम महोदय है, कनिघम महोदय ने इन्हें कुषाण वंशीय कहा है। इसी के साथ डॉक्टर भंडारकर, आपको नाम याद रखना अच्छी तरह से, डॉक्टर भंडारकर, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी जाति या विदेशियों की संतान कहा है। दोस्तों, वेरी मोस्ट है, किस भारतीय इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी संतान या विदेशी कहा है। आप देख लीजिए अच्छी तरह से इसको, फिर हम शुरू करते हैं। राजस्थान के एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है मुहणोत नैन्सी। दोस्तों, इन्होंने भी इन्हीं इतिहासकारों की बात को सत्य प्रमाणित किया है कि गुर्जरात्रा क्षेत्र में यह राजवंश शासन करता था। अब हम बात करते हैं इन्होंने शासन किस किस क्षेत्र में किया, कौन कौन इनके अंदर महान शासक हुए। तो इनकी शाखाओं की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी। शाखाएं दोस्तों, जो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं मुहणोत नैन्सी, इन्होंने इस राजवंश की, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की 26 शाखाएं बताई हैं और उसमें से इन 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा मंडोर की बताई है। और दोस्तों, आपको ध्यान है मंडोर जोधपुर में है। अब हम बात करते हैं इतिहासकारों के अनुसार भारत में
इन गुर्जर प्रतिहारों की 3 प्रमुख शाखाएं थी। आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेवें। पहली शाखा मंडोर, और दोस्तों आपको पता है मंडोर जोधपुर में स्थित है, जोधपुर के पास ही नगर में ही है ये। दूसरी इनकी शाखा थी वो भीनमाल। भीनमाल दोस्तों जालौर में है। और तीसरी शाखा जो थी वह कन्नौज या फिर अवंती। कन्नौज और अवंती एक साथ ही थे, ये आगे बढ़ते गए भीनमाल से, फिर कन्नौज और अवंती शाखा। दोस्तों इनकी 3 प्रमुख शाखाएं प्रसिद्ध रही है। हम आज इस वीडियो में जो सबसे पहली शाखा है उसके बारे में बात करना चाहेंगे, जहां से ये राजवंश शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मंडोर शाखा की। सबसे प्राचीन यही थी और यहीं से इस राजवंश की शुरुआत हुई। मंडोर शाखा मंडोर शाखा के बारे में दोस्तों एक तो बाउक शिलालेख है। बाउक शिलालेख और दूसरा ऐहोल शिलालेख। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐहोल शिलालेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय बादामी के जो चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य, उनका एक शासक पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्ष को हराया था, पुलकेशिन सेकंड, उसने ये ऐहोल अभिलेख है वो लिखवाया था। और इसके रचयिता रवि कीर्ति थे, जो इसके दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख के लेखनकर्ता। इन दोनों में मंडोर शाखा की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। दोस्तों मंडोर शाखा में सबसे पहले हरिश्चंद्र नामक शासक हुआ। नंबर 1, इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक दोस्तों इसने मंडोर शाखा शुरू की। इस वंश की मंडोर शाखा, यहीं से इस राजवंश का प्रारंभ हुआ। दोस्तों इसका दूसरा नाम कई अभिलेखों में रोहलद्दी भी मिलता है। दोस्तों यह इस राजवंश का, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संरक्षक, गुरु आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके मुख्य रूप से 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। ब्राह्मण पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो दोस्तों ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, पर इन्होंने शासन नहीं किया। दूसरे जो क्षत्रिय पत्नी थी उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए इन्होंने ही शासन शुरू किया। इन्हीं के नाम से गुर्जर प्रतिहार वंश है वो आगे चला। राजा हरिश्चंद्र के इस क्षत्रिय पत्नी से कुल मिला के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से जो तीसरा पुत्र है रज्जिल दोस्तों वह इसका उत्तराधिकारी बना, अगला शासक बना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हरिश्चंद्र के बाद जो अगला शासक है, हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र रज्जिल। रज्जिल शासक बना और दोस्तों रज्जिल ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ दोस्तों इसके शासन की शुरुआत लगभग 560 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। और जोधपुर में ही पहले एक नगर का नाम था रोहिशकूप नगर।
रोही स्कूप नगर, रोही स्कूप, वहां इसने रोही स्कूप नगर में रज्जिल ने महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इसके बाद दोस्तों जो अगला शासक है रज्जिल के बाद वह था नरभट्ट। दोस्तों इसकी उपाधि पिप्पलाणी, पिप्पलाणी के नाम से मिलती है और यह गुरुओं और ब्राह्मणों का संरक्षण करता, गुरु व ब्राह्मणों का संरक्षण करता माना जाता है। दोस्तों ह्वेनसांग जो कि विदेशी यात्री था, आपको पता है चीनी यात्री था, ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इस नरभट्ट का नाम पेलोपेली के नाम से, पेलोपेली के नाम से संबोधित किया इसे। इसके बाद नरभट्ट के बाद जो शासक बना वह इस वंश का प्रमुख शासक था और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। दोस्तों ये जितने भी अभी तक मैंने शासकों के नाम बताए हैं उन सब में सबसे महत्वाकांक्षी नागभट्ट प्रथम ही था। इसकी आकांक्षा, इसकी महत्वाकांक्षा थी कि अपने राज्य क्षेत्र को बहुत बड़ा कर ले और कि ऐसा इसने किया भी। यह धीरे धीरे अधिकार करते हुए और भीनमाल के आगे तक पहुंच गया। दोस्तों इसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर मेड़ता को बनाया और यह भीनमाल तक इसने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। दोस्तों नागभट्ट प्रथम को ही जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक तो आ गया जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, इसमें आ जाएगा हरिश्चंद्र, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो नागभट्ट प्रथम आएगा। इसके नागभट्ट के दोस्तों दो पुत्र थे, बड़े का नाम था तात और छोटे का नाम था भोगभट्ट। दोस्तों ये जो तात है इसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था, इसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया और इसने लगभग 600 ईस्वी में भगवान शिव की आराधना करते हुए जीवित ही जल में समाधि ले ली। इसके कारण अगला जो शासक बना इस वंश में उसका नाम भोगभट्ट है। और दोस्तों इसकी कोई ज़्यादा उपलब्धियां नहीं है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले शासक की। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला जो शासक है ये क्रम से सातवां नहीं, ध्यान रखना। भोगभट्ट के बाद 2-3 पीढ़ियों के बाद शिलुक नामक शासक हुआ और दोस्तों शिलुक के बाद अगला जो शासक है वह था दोस्तों झोट प्रतिहार। दोस्तों यह गुज्जर प्रतिहारों में गीत संगीत का प्रेमी था, गीत संगीत का। और दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों में केवल वीणा बजाना यही आता था। वीणा वादक शासक के नाम से वीणा वादक शासक था ये। इसकी कई ऐसी तस्वीरें सिक्कों पर और अन्य चित्रों में मिलती है जिसमें यह वीणा बजाता हुआ दिखता है। इसके बाद दोस्तों अगला शासक जो है वो बना कक। कक दोस्तों ज्योतिष में रुचि रखता था, और इसने जो अन्य वंश थे जिसमें शुरू हो रहे थे चौहान वगैरह,
इनको अपना सामंत बनाया। सामंत बनाया, सामंत का अर्थ दोस्तों अपने अधीन सेनापति मान लीजिए आप। इसके बाद में अगला जो शासक बना उसका नाम है बाउक, या बाउक भी मिलता कई जगह, या कई जगह बोक भी मिलता है। दोस्तों इसने 837 ईस्वी में 837 ईस्वी में एक शिलालेख स्थापित करवाया जिसका नाम बाउक शिलालेख, या फिर कई जगह बोक भी मिलता है, बोक शिलालेख कहलाता है। यह शिलालेख दोस्तों बताता है कि गुर्जर प्रतिहारों का जो शुरुआती दौर है, शुरुआती शासन है, वो 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी देता है और मंडोर शाखा के बारे में यह शिलालेख जानकारी देता है। ये तारीख याद रखनी है दोस्तों, 837 ईस्वी। इसके बाद में जो अगला शासक हुआ उसका नाम है कक्कुक। कक्कुक इसने दोस्तों 861 विक्रमी संवत, या फिर साल में लिखे तो ईस्वी में लिखे तो 914 ईस्वी में घटियाला स्थान पर दो शिलालेख लिखवाए, और दोनों में दोस्तों अपने राजवंश और अपने शासन क्षेत्र की जानकारी दी गई है। कक्कुक के बाद यह राजवंश धीरे धीरे पराभव की ओर जाने लगा। जो नए राजवंश उत्पन्न हो रहे थे, चौहान वगैरह, जैसे मुख्य रूप से चौहान माने इनके पास थे जो सांभर के आसपास, इन्होंने इनके कई क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया था और ये मंडोर और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए थे। दोस्तों ये क्रम से हमारा नहीं ध्यान रखना, पॉइंट ले रहे हम। 1395 ईस्वी में इंदा प्रतिहार इनका शासक था। इंदा प्रतिहार उसने दोस्तों मुगलों के आक्रमण के भय से, मुगल आक्रमण के भय से जोधपुर के पास का जो इलाका है मंडोर, वह रावचुंडा का नाम आपने सुना होगा। रावचुंडा की बेटी ही हंसाबाई थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखिए। हंसाबाई और राणा लाखा, रावचुंडा से अपने बेटे की शादी कर दी इसने, और दहेज में मंडोर दे दिया। और दोस्तों मंडोर देने के बाद यहाँ 1395 ईस्वी से इस मंडोर शाखा का समापन हो जाता है। दोस्तों इससे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भीनमाल और कन्नौज, अवंती, इनके गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। एक तरफा पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ, दोस्त हूँ। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अपने तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। थैंक यू।